एवरीवन, सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का द हिंदू का सेकेंड एडिटोरियल पढ़ेंगे। हाउस ऑफ हॉरर्स इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा गया केयर होम्स के ऊपर। केयर होम्स ऐसे होम्स है जहाँ पे बड़े बूढ़ों की, अनाथ बच्चों की या कोई डिसेबल्ड जो लोग हैं उनकी केयर की जाती है सरकार या प्राइवेट पार्टीज के द्वारा। तो कैसे कभी कभी केयर होम्स गलत काम करते हैं सरकार की नाक के नीचे और सरकार सालों साल उनको पकड़ नहीं पाती है। शुरू करते हैं। दिल तोड़ने वाला आर्टिकल है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा हकीकत क्या है। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं 7। अब देखो, जो इस आर्टिकल में पढ़ोगे वही सब चीजें इन क्वेश्चंस में आपको अप्लाई करनी है। ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रीहेंशन सब कुछ इनमें आ जाएगा। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा सभी के। आइए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, कैरेजी हाउस ऑफ हॉरर्स। देखिए, हॉरर वो चीज़ होती है जो आपको डराए। हिंदी में बोलते हैं भूतिया चीज़। और हाउस का मतलब है घर। तो ये टाइटल बन गया भूतिया घर। ऐसा घर जिसमें रहने वालों को, लोगों को हमेशा डर लगता रहे। चलिए, अब ये भूतिया घर कौन सा है इसके टाइटल पैराग्राफ से पता लगेगा। कह रहा है जी, अथॉरिटीज मस्ट नॉट इग्नोर व्हाट हैपन्स इन होम्स रन बाय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओज। कह रहे सरकारी अथॉरिटीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोर करना मतलब किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना, ठीक है, देख करके भी अनदेखा कर देना। टर्न अ ब्लाइंड आई टू समथिंग करना। तो सरकारी अथॉरिटीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हर वो चीज़ जो होती है, वट जो हैपन्स होता है ऐसे होम्स में, ऐसे ग्रहों में जो रन किए जाते हैं, चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा, सरकार के अलावा दूसरी एजेंसीज के द्वारा, एनजीओज के द्वारा। एनजीओज क्या होते हैं? ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सरकार नहीं चलाती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ऐसे होम्स में जो हो रहा है सरकार को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब ये होम्स आप समझ गए ना, अभी आगे डिटेल में आ जाएगा। बच्चों के लिए अनाथालय चलते हैं, बड़े बूढ़ों के लिए वृद्धाश्रम चलते हैं, ये सभी होम्स ही हैं अलग अलग टाइप के लोगों के लिए। चलिए, सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। अथॉरिटीज वर्ब की सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है मस्ट नॉट इग्नोर। मॉडल वर्ब आ रही है, साथ में नॉट आ रहा है हेल्पिंग वर्ब के बाद में, और मेन वर्ब आ रही है वर्ब की बेस फॉर्म में। वर्ड की वर्ब है हैपन्स। इग्नोर वर्ड जो है ना, इग्नोर वर्ड, इससे जुड़े हुए 2-3 वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूँ। एक वर्ड है ऐसे मिलता जुलता वाला, इग्नोर जैसा ही, कंडोन। ठीक है, कंडोन। कुछ लोग इसको कॉन्डन बोल देते हैं, ये कंडोन है, कंडोन। कंडोन करने का मतलब होता है किसी गलत चीज़ के ऊपर एक्शन ना लेना, देख करके भी अपनी आंख बंद कर लेना। जैसे कुछ माँ बाप होते हैं ना, बच्चा बिगड़ रहा होता है, शरारतें कर रहा होता है, लेकिन प्यार में आकर के कंडोन कर देते हैं उसकी सारी हरकतों को। वही बच्चा जाके बाद में माँ बाप से भी बदतमीजी करने लगता है। तो कंडोन करना समझ गए ना, एक नेगेटिव वर्ड है, किसी गलत चीज़ के ऊपर एक्शन ना लेने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आज के क्विज में इस वर्ड को मैंने यूज़ किया है। फिर एक वर्ड है इसके लिए, इनफैक्ट ईडियम है, टू टर्न अ ब्लाइंड आई टू समथिंग। सीधा सा मतलब इसका निकल ही आया। टर्न मतलब मोड़ लेना, ब्लाइंड आई मतलब अंधी आंख, टू समथिंग मतलब किसी चीज़ की तरफ। किसी चीज़ की तरफ देखना, लेकिन ऐसे देखना जैसे अंधा आदमी देखता है, ब्लाइंड आदमी ब्लाइंड आई से देखता है, मतलब देख के भी अनदेखा कर देना। समझ रहे हो ना? ब्लाइंड आई को टर्न कर दिया आपने किसी चीज़ की तरफ, अब आप देख भी रहे हो, फिर देख के भी अनदेखा कर रहे हो। तो ये ईडियम और ये वर्ड दिमाग में बिठा लेना। अब आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की सारी वोकैब मैं आपसे डिस्कस करूंगा ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। और उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को इन क्लासेस के साथ साथ फर्दर गाइडेंस की ज़रूरत है अपने एग्जाम्स के लिए, आप मुझसे जुड़ सकते हैं आपकी अपनी ऐप पे, वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज ही ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है। ऐप पे आपको मिल जाएगा राइटिंग का कोर्स, जहाँ पे बिल्कुल बेसिक से आपको मैं लिखना सिखाता हूँ तकरीबन 80 घंटों में। पहले आप लिखना सीखोगे, अंग्रेजी में सेंटेंस बनाना, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे आंसर राइटिंग के लिए, प्रेसी के लिए, समरी के लिए और ऐसे के लिए। किसी भी एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव इस कोर्स से आप पूरा कर सकते हैं। कोर्स का फ़ायदा लेने के लिए इस कोड को लगाएं ताकि आपको कम प्राइसेस पे मिल सके। तकरीबन 20-25 हज़ार लोग कोर्स का फ़ायदा ऑलरेडी ले चुके हैं। इसी तरीके से ऐप पे आपको मिल जाएगा बैंकिंग का कोर्स, जिसमें बैंकिंग के सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को आपको डिटेल में प्रैक्टिस करवाया जाता है। मॉक टेस्ट भी इस कोर्स के अंदर शामिल है इंग्लिश के, बैंकिंग के लिए फ़ायदा ले सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी का कोर्स है, जिसमें एसएससी के सभी एग्जाम्स के सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को डिटेल में आपको हर टेक्निक के साथ में बताया जाता है। अब इसमें मेंस के पेपर अपलोड हो रहे हैं पूरे डिटेल एनालिसिस के साथ में। कोर्स का फायदा ले सकते हैं एसएससी मेंस वाले। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू कोर्सेज, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप टीम से बात कर सकते हैं। चलिए, वो कैब शीट है अपनी ये। आज शुरू करेंगे ग्लेरिंग से, और 3 वर्ड्स हैं अपने पास, और इसके बाद 3 और 2 5 वर्ड्स हैं।
ग्लेयरिंग का मतलब होता है जो ग्लेयर करे, बस ऐसे पकड़ो इस वर्ड को। ग्लेयर का मतलब होता है चमकना, तो ग्लेयरिंग क्या हो गया? चमकने वाला। अब चमकने वाला क्या होगा? ऐसी चीज़ जो बड़ी साफ सुथरी दिखाई दे रही हो आपको बिना किसी कन्फ्यूजन के, जो ऑब्वियस हो, एपरेंट हो, जाहिर हो। समझ में आ रही है ना बात? छुपी ना हो, बस साफ साफ दिख रही हो आपको, तो वो ग्लेयरिंग होगी। सेवरल ग्लेयरिंग एरर्स इन योर राइटिंग लीव अ बैड इंप्रेशन ऑन द रीडर्स। बहुत सारी साफ सुथरी दिखने वाली जो एरर्स हैं, यानी कि जाहिर तौर पे दिखने वाली जो कमियां हैं आपकी राइटिंग में, वो लीव करती हैं एक बुरा इंप्रेशन, बुरी छाप आपके रीडर्स पे। बार बार गलतियां करोगे जो दिखने में साफ साफ दिख रही हैं, तो वो गलती आपका जो है इमेज बनाएंगी। ग्लेयरिंग को फ्लैग्रेंट, नोटिसिएबल, कॉन्स्पिक्यूअस और ब्लेटेंट भी बोलते हैं। फ्लैग्रेंट और ब्लेटेंट बड़े अच्छे एडवांस सिनोनिम्स हैं इस ग्लेयरिंग वर्ड के। आज फ्लैग्रेंट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, ठीक है? तो फ्लैग्रेंट और ब्लेटेंट दिमाग में बिठाओ, बोलो इनको, प्रोनाउंस करोगे तभी बैठेंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे, विम्सिकल। देखिए विम्सिकल वर्ड बना है विम से, विम, और विम का मतलब होता है मूड, ठीक है, नखरे। विम्सिकल वो आदमी होगा जो बड़ा नखरेबाज होगा, कभी भी मूड बदल गया, किसी से हंस लिया, फिर उससे लड़ लिया, है ना, विम्सिकल। द यूथ आर फैन ऑफ विम्सिकल फैशन नाउ डेज। जो यूथ है आजकल बहुत ही मूडी फैशन के फैन है, विम्सिकल फैशन के, कभी भी बदल जाता है ना। जो चीज़ हाथ में पहननी है वो गले में पहन के घूम रहा है ना, जो पाम में पहनना है वो हाथ में पहन के घूम रहे हैं। तो ये विम्सिकल फैशन है, मूडी सा फैशन है, अजीब सा फैशन है। तो ये विम्सिकल वर्ड, इसके सिनोनिम्स हैं सारे, एक्सेंट्रिक, वियर्ड, आर्बिट्ररी, बिजार और मिसफिट। आज आप बिजार नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। इसको बिजायर नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं बिजार, ठीक है, बिजार। अजीब सी चीज़ हो ना कोई, जो बड़ी आपको देखने में लगे विचित्र सी, हिंदी बोलते हैं विचित्र, अजीब व गरीब, उसको बिजार बोलते हैं अंग्रेजी में। चलिए अगला वर्ड है डेप्रिवेशन। 2-3 बार वर्ड आ गए पिछले 10 दिनों में। डेप्रिवेशन का मतलब होता है अभाव। अभाव किसी भी चीज़ का हो सकता है, ऑटोमेटिकली इस वर्ड को आप मनी से जोड़ के रखते हैं, ठीक है? वैसे डेप्रिवेशन नॉलेज का भी हो सकता है, विजडम का भी हो सकता है, रिसोर्सेज का भी हो सकता है, प्यार का भी डेप्रिवेशन हो सकता है ना। अभाव किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन जनरली इसकी बात होती है डेप्रिवेशन की, तो गरीबी की बात हम कर रहे होते हैं। अब गरीबी के लिए बहुत सारे सिनोनिम्स हमारे पास डेप्रिवेशन के अलावा, जैसे कि पेन्यूरी, जैसे कि डेस्टिट्यूशन। तो आज आप डेस्टिट्यूशन नाम से वर्ड से बनने वाला एक नाउन बनाएंगे, डेस्टिट्यूट, ठीक है? डेस्टिट्यूशन मतलब गरीबी, डेस्टिट्यूट एक एडजेक्टिव बनेगा, इसका मतलब होगा गरीब, है ना, गरीब। डेस्टिट्यूट मैन, डेस्टिट्यूट वुमन, डेस्टिट्यूट ओल्ड मैन, गरीब आदमी, गरीब औरत, गरीब बूढ़ा, जो भी। इकोनॉमिक प्रिविशन ऑफन पुशेस द पुअर टुवर्ड्स क्राइम। आर्थिक अभाव अक्सर धकेल देते हैं गरीब लोगों को क्राइम यानी गुनाह की तरफ। ऐसे इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। प्रिवेशन और डेप्रिवेशन एक ही बात है, दोनों एक ही वर्ड के, समझ गए ना, दो फॉर्म्स हैं। इसके आगे से डी निकाल दोगे ना तो भी प्रिवेशन इसका सिनोनिम बनता है। चलिए अगला वर्ड है फूल प्रूफ। देखिए फूल मतलब पागल, और प्रूफ मतलब वाटर प्रूफ, बुलेट प्रूफ, है ना, किसी चीज से बचाने वाला। वाटर प्रूफ मतलब पानी से बचने वाला, बुलेट प्रूफ मतलब गोली से बचने वाला। तो फूल प्रूफ हर वो चीज होगी जिसमें पागलपंती का कोई भी गुंजाइश नहीं है। फॉल्टलेस चीज को या अनएररिंग चीज को बोलते हैं फूल प्रूफ। मैं आपको बता देता हूं, इसको यूज करके समझ में आएगा आपको। लॉ इज नेवर फूल प्रूफ एंड इज ऑफन मिसयूज्ड बाय सम मिसक्रिएंट्स ऑफ आवर सोसाइटी। कानून कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, फूल प्रूफ नहीं होता है, और अक्सर वो मिसयूज किया जा सकता है कुछ मिसक्रिएंट्स यानी कि बदमाशों के द्वारा हमारे समाज के। मिसक्रिएंट कौन होते हैं? बदमाश, ठीक है? तो फूल प्रूफ हर वो चीज़ है जिसमें कोई गुंजाइश नहीं है गलती की, कोई गुंजाइश नहीं है किसी प्रकार के अब्यूज़ की, मिसयूज़ की, एकदम परफेक्ट चीज़ को बोलते हैं फूल प्रूफ। इनफॉलिबल, इम्पेक्केबल इसके सिनोनिम्स हैं, ऐसी चीज़ जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ना हो, फ्लॉलेस हो, है ना। आज ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे फूल प्रूफ। अगर मैं आपको बोलूँ ना कि फूल प्रूफ स्टडी करो, तो आप ऐसी पढ़ाई करेंगे जिसमें फेलियर का कोई चांस ही नहीं है ना। बैंक में नहीं हुआ था, एसएससी में हो गया, एसएससी में नहीं हुआ तो डिफेंस में हो गया, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फूल प्रूफ स्टडी वही होती है। चलिए लास्ट वर्ड है टेंटमाउंट। टेंटमाउंट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बराबर या इक्विवेलेंट। टेंटमाउंट के बाद में टू लगा के बताते हैं जिस भी चीज़ की बराबरी आप जिस भी चीज़ के साथ कर रहे हैं, और टू के बाद में या तो वो चीज़ आएगी नाउन फॉर्म में या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। इसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म कर लेना, ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अभी मैं सही कर दूंगा इसको वोकैब शीट में। आर्मी रेजिम्स आर टेंटमाउंट टू डिक्टेटरशिप्स। आर्मी के जो रिजीम्स हैं वो बराबर होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं तानाशाही के। जहां भी आर्मी का कहीं शासन चल रहा है, जैसे पाकिस्तान में चल रहा है, आर्मी चलाती है देश को, एस्टेब्लिशमेंट, तो वो तानाशाही है, बस तानाशाही को इन्होंने मुखौटा पहना रखा है। इक्वल और अमाउंट इसके सिनोनिम्स हैं, इक्वल टू, अमाउंट टू, टेंटमाउंट टू।
चलिए अब आ जाओ इसकी वोकैब जो है आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे दें किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। देखिए तमिलनाडु में एक आश्रम चल रहा था, अंबु जोठी आश्रम। इस आश्रम में गलती से पुलिस को पता लगा, देखो जानबूझ के नहीं, गलती से, भाई कंप्लेन कुछ और आई थी और उस कंप्लेन की तहकीकात करते करते सामने कुछ और आने लगा। तो गलती से पुलिस को पता लगा कि यहाँ दसियों सालों से बड़े बूढ़ों का, औरतों का, बच्चों का हो रहा है शोषण, एक्सप्लॉयटेशन। किसी को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। जो बात नहीं मान रहा उसके ऊपर बंदर छोड़ देते हैं, समझ गए ना। तो जो बड़े बूढ़े जो यहाँ पे फंस जाते हैं, दसियों सालों से उनके साथ ये सब हो रहा था। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये तो बड़ी गलत बात है कि आपको ये बात गलती से पता लगी, जब आपने पूरा डिपार्टमेंट बना रखा है जिसका काम ही ये है कि शहर में जितने भी होम्स हैं उनमें जाकर के जांच करना, हर महीने, हर हफ्ते, हर साल, हर क्वार्टर। तो ये दसियों सालों से इस होम की जांच क्यों नहीं हुई, और अगर हुई तो फिर ये सीधे सीधे करप्शन का केस है। तो इस आर्टिकल में बताया गया कि ये गलत बात है और इससे कैसे बचा जा सकता है भारत जैसे देश में, लॉ को मजबूत बना करके और सरकारी कर्मचारियों को मोटिवेट करके कि आप जो है इन चीज़ों को पकड़ो। आज इसी पे आर्टिकल बेस्ड है। टोन आज की कंसर्न्ड, थोड़ा सा चिंतित है, कंसर्न्ड है, साथ में सजेस्ट कर रहा है सरकार को क्या करना चाहिए। चलिए शुरू करें आर्टिकल को। एक चीज़ मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, हर थोड़े दिन में करता हूँ मैं, कुछ बच्चे चैनल पे नए आते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना कि ये आर्टिकल पढूं कैसे, ये मेरे एग्जाम में कैसे काम आएगा, है ना, तो मुझे कैसे प्रिपेयर करना है इंग्लिश को, तो एक वीडियो बनी हुई है 10 मिनट की, 12 मिनट की या 15 मिनट की, चैनल के होम पेज पे जाके उसको देख लेना। मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो कहाँ रखी है। होम पेज को आप खोलेंगे, चैनल के होम पे जाएंगे और यहीं ऊपर ही आपको यही मिल जाएगी, हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर आप वास्तव में थोड़े से सीरियस हो पढ़ाई को लेकर के, तो इस वीडियो के हिसाब से चलना, 6 महीने में अंग्रेजी तैयार हो जाएगी फॉर लाइफ। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है जी, इट इज इनकंसीवेबल दैट फ्लैग्रेंट वायलेशंस ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स हैपन इन प्लेन साइट, and when intervention finally happens it is already too late for some। कह रहे जी इट इज इनकंसीवेबल, ये चीज इनकंसीवेबल है। देखिए कंसीव का मतलब होता है किसी चीज को पैदा करना, चाहे तो दिमाग में चाहे फिजिकल फॉर्म में। बच्चा पैदा करोगे ना तब भी आप बोलते हो कि इस लेडी ने बच्चे को कंसीव कर लिया, पेट में बच्चा आ चुका है ना। और दिमाग में कोई थॉट आती है ना, आपके कोई विचार या आइडिया आता है, तो भी आप बोलते हो कि मैंने इस विचार को कंसीव किया। समझ गए ना, इस वर्ड का मतलब है पैदा करना। तो इनकंसीवेबल क्या हो गया, जिसको सोचा नहीं जा सकता, पैदा नहीं किया जा सकता, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसको इमेजिन नहीं किया जा सकता। तो कह रहे जी ये चीज इनकंसीवेबल है, सोचने लायक भी नहीं है, इमेजिन करने लायक भी नहीं है। दैट वो ये चीज कि फ्लैग्रेंट होने वाली जो वायलेशंस हैं, खुलेआम होने वाले जो उल्लंघन हैं, और किसके, एक तो कानून के और एक मानवाधिकारों के, ह्यूमन राइट्स के। कह रहे ये वायलेशंस जो है ना, ये हैपन हो रहे हैं खुली आंख के सामने, प्लेन साइट में, है ना, दिन में हो रहे हैं, ओपनली, दिन दिहाड़े हो रहे हैं। और कह रहा है एंड जब इंटरवेंशन फाइनली हैपन होता है, इंटरवेंशन का मतलब है सरकार की दखल अंदाजी किसी गलत काम में। तो कह रहे जब सरकारी दखल अंदाजी फाइनली होती भी है ना, हैपन्स होती है, तो इट इज ऑलरेडी टू लेट फॉर सम, ये चीज पहले से ही काफी देर हो चुकी है कुछ लोगों के लिए, कुछ सम के लिए। 20 सालों से अगर गलत काम हो रहा है, अब 2023 में पकड़ आ भी गया, तो क्या फायदा उस आदमी के लिए जो 20 साल से इस चीज को भुगत रहा था। आया ना सेंटेंस समझ में। इट की वर्ब है इज, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है इट, यहाँ पे वायलेशंस की वर्ब है हैपन। वायलेशंस का मतलब है ब्रीच या उल्लंघन। इंटरवेंशन मतलब सरकारी दखल अंदाजी किसी गलत काम को रोकने के लिए, इंटरवेंशन की वर्ब है हैपन्स। इट की वर्ब है ऑलरेडी जो है इज। फ्लैग्रेंट, ब्लेटेंट, कॉन्स्पिक्यूअस, एपरेंट, खुला हुआ, प्लेन साइट, है ना, नोटिसेबल, जो दिखाई दे सबको, बिना ज़्यादा जो है छुपा ना हो, एकदम जाहिर सा हो। इनकंसीवेबल मैंने आपको बता दिया कि जिस चीज़ को दिमाग में सोचा ना जा सके, थिंक ना किया जा सके, कंसीव ना किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो इन प्लेन साइट आप देख रहे हैं ना, खुली आंख के नीचे, इन प्लेन साइट, इसके लिए एक और फ्रेज है इंग्लिश में, इन ब्रॉड डे लाइट, है ना, मतलब दिन दिहाड़े। चलो आगे बढ़ते। कह रहा जी द केस इन पॉइंट इज द अंबु जोठी आश्रम केस इन तमिलनाडु's विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट, वेयर, अब देखो ये डैश से डैश लगा हुआ है, डैश एंटायरली बाय एक्सीडेंट, अगेन डैश, द लिड वॉज ब्लोन ऑफ डार्क सीक्रेट्स एंड हैपनिंग्स इनसाइड द होम। अब कह रहे जी ये जो ऊपर बात की है ना हमने, इस पूरी बात का जो केस है, जो केस इन पॉइंट है वो ये है, इस पूरी बात का वो है जी ये अंबु ज्योति आश्रम केस जो हुआ है तमिलनाडु के विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में। कह रहे जी जहां पे
अब ये डैश से डैश के बीच का अलग कर दो, इसको अभी मत पढ़ो, इसको पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। कह रहे जी जहाँ पे, इसको छोड़ दिया मैंने, जो लिड थी, जो ढक्कन था, वो ब्लो ऑफ हो गया। लिड ब्लो ऑफ करने का मतलब होता है किसी चीज़ के ढक्कन का हट जाना, किसी चीज़ पे से पर्दा फाश होना। कह रहे जी जहाँ पे ढक्कन हट गया है, पर्दा हो गया फाश, और किसके ऊपर से? बहुत ही डार्क सीक्रेट से, गलत चीज़ों से, सीक्रेट से, और ऐसी चीज़ों से, हैपनिंग से जो इनसाइड द होम हो रही थी, इस घर के अंदर हो रही थी। ठीक है, अब ये बीच का पढ़ो। कह रहे जी एंटायरली बाय एक्सीडेंट, ये सारा काम जो है बाय एक्सीडेंट हुआ है, जानबूझ करके नहीं हुआ, गलती से हो गया सरकार के द्वारा। समझ आ गया सेंटेंस? तो सरकार ने गलती से पकड़ लिया कि इस होम में क्या हो रहा है। अगर सरकार, ये गलती ना होती ना, तो सरकार को 10 साल नहीं पता लगता इस होम में क्या चलने वाला था। केस की वर्ब है इज, लिड की वर्ब है वॉज ब्लॉन। अब ये देख लो ये बना कैसे हुआ है। ब्लो द लिड ऑफ समथिंग, ये एक फ्रेज होता है इंग्लिश में। ब्लो का मतलब होता है उड़ा देना, लिड का मतलब है ढक्कन, ऑफ का मतलब है दूर या ऊपर से, समथिंग मतलब किसी चीज़। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ना ब्लो द लिड ऑफ समथिंग, इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ का पर्दा फाश कर दो, ढक्कन हटा दो, सबको बता दो क्या हो रहा है ना, टू मेक समथिंग पब्लिक या टू एक्सपोज समथिंग टू पब्लिक व्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे द इशू केम टू लाइट व्हेन पुलिस फॉलोड द थ्रेड ऑफ अ मैन मिसिंग कंप्लेंट्स। कह रहे जी पूरा जो इशू है ये केम टू लाइट हुआ है, सबकी सामने आया है, आंखों के सामने आया है, इस पे प्रकाश आया है जब पुलिस ने फॉलो किया एक थ्रेड को, एक धागे को। और धागा किसका था? धागा था ऐसी कंप्लेंट्स का जो मैन मिसिंग की थी। मैन मिसिंग कंप्लेंट्स वो कंप्लेंट्स होती है जहाँ पे आदमी की तलाश करने के लिए कंप्लेंट की जाती है, भाई हमारा आदमी खो गया है, हमारा पड़ोसी खो गया है ना, मैन मिसिंग कंप्लेंट्स। तो ये कंप्लेंट्स का जब धागा पकड़ा और धागे को पकड़ पकड़ के आगे बढ़े, तब पता लगा इस होम में क्या हो रहा है। इशू की वर्ब है केम, पुलिस की वर्ब है फॉलोड। ठीक है, थ्रेड मैंने आपको बता दिया, धागा है वैसे तो थ्रेड का मतलब, लेकिन जब पूरी कहानी किसी धागे से निकलती है ना, तो वो थ्रेड जो है स्टोरी लाइन बन जाता है। समझ पा रहे हो ना? जैसे एक कुछ धागा आपके हाथ में आया, आपने उस पर तहकीकात की, थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन की, फिर आपको पता लगा ऐसे नहीं भाई यहाँ पे तो बहुत कुछ हो रहा है, तो वो थ्रेड है। चलिए, पुलिस एक ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल होगा मोस्ट केसेस के अंदर। पुलिस, वर्मिन, जेंट्री, पीपल, पोल्ट्री, है ना, वो याद रखना, वो नाउन वाले फॉर्मूला में करवाया हुआ आपको नाउन वाले चैप्टर में। ये सारे के सारे नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं। कंप्लेंट और कंप्लेन के बीच का फर्क जानते हैं ना सभी? कंप्लेंट शिकायत नाउन फॉर्म में, कंप्लेन वर्ब शिकायत करना वर्ब फॉर्म में। तो दोनों एक ही वर्ड्स हैं देखने में, लेकिन टी लग गया, वो नाउन है, नाउन की जगह नाउन आएगा, शिकायत की जगह कंप्लेंट आएगा। और शिकायत करने के लिए जब V1 V2 V3 लगानी होगी, तब कंप्लेन, कंप्लेंट, कंप्लेंट ऐसे लिखना पड़ेगा आपको वर्ब को। एक सेंटेंस में सभी को दे रहा हूं, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार दे दो इसको एक ट्राई। कमेंट्स में सिर्फ आंसर ही डाल देना, पहले ब्लैंक में क्या और दूसरे ब्लैंक में क्या है ना, उसी से आपका आंसर जो है देख लेंगे, सही या गलत वहीं बता दूंगा। सब लोग ट्राई इसको जरूर से देना। चलो आगे बढ़े, सब लोग ट्राई देंगे इसको। देखो मुझे आता है, आपको सीखना है ना, वक्त आपका है सीखने का। आगे कह रहा है जी, द वन सॉर्डेड फैक्ट्स आफ्टर द अदर केम टू लाइट इंक्लूडिंग सेक्सुअल एंड फिजिकल अब्यूज, बिजार सीक्रेट स्केयर टैक्टिक्स एंड इवन ट्रैफिकिंग। कह रहा है जी उसके बाद में एक के बाद एक सॉर्डेड फैक्ट्स। सॉर्डेड का मतलब होता है शेमफुल या डर्टी, अफसोसजनक बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, कह रहे जब देन यानी तब एक सॉर्डेड फैक्ट के वन आफ्टर अनदर आने लगा, वन सॉर्डेड फैक्ट आफ्टर द अदर, एक के बाद एक जो है अफसोसजनक बातें केम टू लाइट हुई, सबके सामने आने लगी। अब इसमें क्या क्या शामिल था इन अफसोसजनक बातों में, सॉर्डेड फैक्ट्स में? सेक्सुअल और फिजिकल अब्यूज शामिल था, बड़ी ही अजीबोगरीब सी, बिजार सी, एक्सेंट्रिक सी स्केयर टैक्टिक्स भी शामिल थी। टैक्टिक्स मतलब तरीका, स्केयर मतलब डराना, तो डराने के तरीके भी शामिल थे। और यहां तक कि इसमें ट्रैफिकिंग भी शामिल थी। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है खरीद फरोख्त इंसानों की, बच्चे को, औरत को बेच दिया, खरीद लिया ना, ट्रैफिकिंग कहलाता है। आई बात समझ में? तो ये सब था इसमें, इस पूरे थ्रेड से पता लगा। फैक्ट की वर्ब है केम टू लाइट, एक फ्रेज है इंग्लिश में, केम टू लाइट किसी चीज का सबके सामने आना। बिजार, एक्सेंट्रिक, वियर्ड, विम्सिकल, याद है ना, मिसफिट, अजीब सी चीज को बोलते हैं बिजार। ट्रैफिकिंग वैसे तो होता है किसी गलत चीज को बाय या सेल करना, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो है रेफरेंस में इसको यूज किया गया इस वर्ड को। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब भाई ह्यूमंस को तो खरीद फरोख्त कर ही नहीं सकते हो आप, बेच ही नहीं सकते हो, ना खरीद सकते हो। बच्चों को, औरतों को बेचना खरीदना कहलाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो यही काम यहाँ पे हो रहा था। सॉर्डेड मतलब अफसोसजनक। कह रहा है जी द अनलाइसेंस्ड होम, अब देखो डैश से डैश लगा, इसको छोड़ दो। कह रहा है जी द अनलाइसेंस्ड होम, इसको छोड़ के, वॉज प्रोवाइडिंग शेल्टर टू पर्सन्स ऑन द फ्रिंजेस ऑफ सोसाइटी
फिजिकली एंड सोशली इन नीड ऑफ सपोर्ट। कह रहे जो अनलाइसेंस्ड होम है ये ऐसा घर है जिसका लाइसेंस ही नहीं था इनके पास। अब ये बीच वाला छोड़ रहा हूं मैं। कह रहे ये प्रोवाइड कर रहा था पनाह को, शेल्टर्स को ऐसे लोगों को जो समाज के हाशिए पे थे, ऑन द फ्रिंजेस ऑफ सोसाइटी थे। फ्रिंज का मतलब होता है हाशिया, बॉर्डर। समाज के हाशिए पे वो लोग हैं जो समाज की मुख्य धारा से अलग हैं। ना उनके पास खाने को कुछ है, ना सोशल सिक्योरिटी है, ना रहने का घर है, ना रोजगार है, ना रिश्तेदार है, ना कोई सपोर्ट है। तो ये समझ गए ना फ्रिंजेस ऑफ सोसाइटी में जो भिखारी भिखारी आपको मिलते हैं ना सड़कों पे, फ्रिंजेस पे हैं। कह रहे ये वही लोग हैं जो फिजिकली या सोशली जो हैं सपोर्ट की नीड में है, इनको किसी का सहारा चाहिए। अब ये बीच वाला पढ़ लो। कह रहे द नेम ट्रांसलेट्स टू फ्लेम ऑफ लव। कह रहे जी इस होम का जो नाम है ना, इस अनलाइसेंस्ड होम का, इसके नाम का ट्रांसलेशन है प्यार की लो, फ्लेम ऑफ लव। तो नाम तो बड़ा प्यारा रखा हुआ था, बस काम जो है इसमें खराब हो रहे थे। होम की वर्ब है वॉज प्रोवाइडिंग, नेम की वर्ब है ट्रांसलेट्स, फ्रिंजेस मतलब हाशिया, एकदम किनारा, बॉर्डर। और आगे बढ़े। कह रहा है इट हैड बीन अकोमोडेटिंग डेस्टिट्यूट विमेन, अबैंडेंड सीनियर सिटीजन्स, beggars, alcohol addicts and persons with mental retardation और illness। कह रहे ये जो होम था एकोमोडेट करता आ रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगा के। अब तो बंद हो गया ना ये, पहले ये काम करता आ रहा था कई सालों से। एकोमोडेट करना मतलब रखना, एकोमोडेशन देना। तो कह रहे रखता आ रहा था ये गरीब औरतों को, डेस्टिट्यूट विमेन को, ऐसी औरतें जिनके पास कोई पैसा नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई समझ गए ना, रहने वाला नहीं है साथ में। अबैंडेंड सीनियर सिटीजन्स को, ऐसे सीनियर सिटीजन जिनको माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, बच्चों ने अबैंडन कर दिया है। भिखारियों को, बैगर्स को, अल्कोहल के एडिक्ट्स को, और ऐसे लोगों को जिनको मेंटल रिटार्डेशन है, मानसिक रोग है, ऑटिज्म है या और कोई परेशानी है या इलनेस है, या जिनको कोई शारीरिक इलनेस है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को रखता आ रहा था। इट की वो हैड बीन अकोमोडेटिंग। डेस्टिट्यूट, पेनूरियस, याद है ना वर्ड, बहुत ही गरीब आदमी के लिए यूज करते हैं डेस्टिट्यूट वर्ड। कह रहे जी रेसिडेंट्स who were rescued later told tales of how they were held down with a mixture of fear, terror and perversion। कह रहे जो रेसिडेंट्स हैं, जो रेस्क्यू किए गए, इस घर में रहने वाले लोग जिनको बचाया गया, इस घर से निकाला गया, बाद में जाके उन्होंने बताया, लेटर टोल्ड, कैसे बताया, उन्होंने बताया उन टेल्स को, उन कहानियों को, उन सागा या स्टोरी को। और वो स्टोरी थी हाउ, कैसे उनको हेल्ड डाउन किया गया था, लिमिट किया गया था, कन्फाइन किया गया था, रोका गया था। और कैसे रोका जाता था उनको, एक मिक्सचर के साथ में इन सब चीज़ों के। ये सब चीज़ें हैं फियर, टेरर एंड परवर्जन। फियर का मतलब है डर, टेरर भी वही है डर, परवर्जन का मतलब होता है सेक्सुअली किसी को सताना, परवर्ट बन के। तो सेक्सुअल अब्यूज़ के जरिए, डर या फियर के जरिए उनको घर में रोका गया था, जाने से बाहर मना किया जाता था, इन सब हथकंडों के जरिए। अब यहाँ पे आगे सेमीकोलन लगा के बता रहे हैं, द ऑनर्स ऑल्सो यूज्ड मंकीज टू टेरराइज देम। जो ऑनर्स थे इस घर के, वो बंदरों का भी इस्तेमाल करते थे उन सबको, लोगों को डराने के लिए, टेरराइज करने के लिए उनके ऊपर बंदर छोड़ देते थे। कहने का मतलब ये। रेसिडेंट्स की वर्ब है टोल्ड, हु की वर्ब है रेस्क्यूड, दे की वर्ब है वर हेल्ड डाउन, ऑनर्स की वर्ब है यूज्ड। हेल्ड डाउन करना या होल्ड डाउन करना, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी हुई है V3। किसी को रोकना, किसी को आगे जाने ना देना, कंटेन करना, लिमिट करना। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा द होम हैड बीन रनिंग फॉर ईयर्स अंटिल द पुलिस फर्स्ट एंटर्ड इट्स प्रीमाइसेस लास्ट वीक टू अरेस्ट 4 एम्प्लॉइज फॉर रनिंग द सेंटर विदाउट अ वैलिड परमिट। कह रहा जी जो घर है ना चलता आ रहा था, हैड बीन रनिंग, PPC, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और कब से, कई सालों से। और कब तक चला, जब तक पुलिस ने एंटर नहीं कर लिया, जब तक पुलिस घुस नहीं गई इसके प्रीमाइसिस में, इसकी चार दीवारी में, इसकी बाउंड्री में। और कब घुसी, पिछले ही वीक, लास्ट वीक। और क्यों घुसी भाई, अरेस्ट करने के लिए, हिरासत में लेने के लिए 4 इसके एम्प्लॉयज़ को, और क्यों, रन करने के लिए, सेंटर को चलाने के लिए, इस होम को बिना एक वैलिड परमिट के। तो पिछले वीक तक ये होम चलता आ रहा था, बस पिछले वीक जब बिना वैलिड परमिट के इसको अरेस्ट करने के लिए गए ना, बिना परमिट के चलने की वजह से, उसके बाद पुलिस को पता लगा कि ये सब कुछ सालों से हो रहा है। होम की वर्ब है हैड बीन रनिंग, पुलिस की वर्ब है एंटर्ड, प्रीमाइसिस का मतलब होता है बाउंड्री। इस पे ग्रामर कॉन्सेप्ट है, अभी आपको करवा देंगे, है ना। चलो अब आपसे 2 सवाल करता हूं। जब तक पुलिस घुस नहीं गई इसके प्रीमाइसिस में, जब तक पुलिस घुस नहीं गई इसके प्रीमाइसिस में, तब तक ये चलता रहा। मीनिंग तो यही है इसका, है ना। जब तक पुलिस घुस नहीं गई तो फिर नहीं क्यों नहीं लगाया यहाँ पे, जब तक या अंटिल
पुलिस फर्स्ट डिड नॉट एंटर, ऐसा क्यों नहीं लिखा? तो नोट कहाँ चला गया? मीनिंग में नोट तो आ रहा है, फिर भी यहाँ लिखा नहीं गया है। सीधा सा रीजन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। डालो कमेंट्स में जिनको पता है, जिनको नहीं पता है कमेंट्स में जाके पढ़ो। ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको हर वीक हर हफ्ते करवाए जाते हैं। दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि एंटर के बाद में क्या इनटू लगना चाहिए था? चलो बाद में बता दूंगा, जिनको आता है डालना कमेंट्स में। आगे बढ़ो। कह रहे जी अ टोटल ऑफ 142 रेसिडेंट्स वर रेस्क्यूड एंड रेलोकेटेड। 142 जो रेसिडेंट्स थे, इस घर में रहने वाले थे, उनको रेस्क्यू किया गया, बाहर निकाला गया और रेलोकेट या रीलोकेट किया गया। रेलोकेट का मतलब होता है दूसरी जगह पे, लोकेशन पे किसी को भेजना, शिफ्ट करना, मूव करना। तो किसी दूसरे सरकारी होम में इनको भेजा गया। कह रहे सब्सिक्वेंटली एज विमेन रेसिडेंट्स ऑफ द होम मेड सेक्सुअल असॉल्ट एंड टॉर्चर चार्जेस अगेंस्ट द ऑनर जुबिन बेबी एंड हिज वाइफ मरिया, पुलिस अरेस्टेड द कपल। कह रहे जी इस पूरी घटना के बाद में जैसे ही जो विमेन रेसिडेंट्स थे, विमेन रेसिडेंट्स मतलब अंदर रहने वाली औरतें, और किसकी? इस होम की, यानी कि इस घर की। कह रहा जैसे ही उन्होंने सेक्सुअल जो है असोल्ट के और टॉर्चर के चार्जेस को मेक किया, जैसे ही सेक्सुअली जो है हमला करने के और टॉर्चर करने के चार्जेस को बनाया, और किसके खिलाफ? इस घर के ऑनर के खिलाफ, जुबिन बेबी और उनकी बीवी मारिया। कह रहा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया इस दंपत्ति को, इस कपल को। रेसिडेंट्स की वर्ब है मेड, पुलिस की वर्ब है अरेस्टेड। और आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जी अनदर यूनिट रन बाय देम नियर पौंडीचेरी was closed down and over 20 residents rescued। कह रहे एक और यूनिट थी जो रन की जाती थी, चलाई जाती थी इन्हीं लोगों के द्वारा पौंडीचेरी के आसपास, इसको भी बंद कर दिया गया और 20 इसके रेसिडेंट्स थे, उनको भी रेस्क्यू किया गया, उनको भी बाहर निकाला गया। ठीक है, तो हरकत में आई पुलिस जब सब कुछ पता लगा कई सालों बाद। यूनिट की वर्ब है वॉज क्लोज डाउन करना, शटर मारना, दुकान को वाइंड अप करना, पैसे बना हुआ है वॉज प्लस में V3 है ना। रेसिडेंट्स की वर्ब है वर रेस्क्यूड, यहाँ भी वर लगा हुआ है, होना चाहिए यहाँ पे एक्चुअल में वर, क्योंकि यहाँ वॉज लगा है ना, तो ये वॉज तो यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ तो वर आएगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। यहाँ पे वर लगना चाहिए टेक्निकली, ताकि रीडर को पता लगे पैसिव बना हुआ है। कह रहा है जी फॉलोइंग अप द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन रिकॉर्डेड टेस्टिमोनियल्स ऑफ द रेस्क्यूड वीमेन एंड इन्वेस्टिगेशंस हैज़ बीन हैंडेड टू द CBCDI। कह रहा है जी इसी सब चीज़ के बाद में फॉलो अप करते हुए जो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है, जो औरतों का विमेन आयोग है, ऐसा समझ लो है ना, महिला आयोग जो है। कह रहे जी नेशनल कमीशन जो विमेन है ना, इसने रिकॉर्ड कर दिया है टेस्टिमनीज को, इसने ले लिया है गवाहियों को। टेस्टिमनी मतलब एविडेंस, रेस्क्यूड विमेन की, यहाँ से निकली हुई औरतों की। और इन्वेस्टिगेशन जो है ना उसको हैंड ओवर कर दिया गया है, थमा दिया गया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है CID को और CB को, यानी कि क्राइम ब्रांच को, CID की चीफ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जो है स्टेट का। चलिए समझ आ रहे हैं सेंटेंस, बहुत आसान है। कमीशन की वर्ब है रिकॉर्डेड, टेस्टिमनी मतलब किसी का प्रूफ, किसी का एविडेंस, किसी की स्टेटमेंट, गवाही है ना, गवाही को बोलते हैं टेस्टिमनी। इन्वेस्टिगेशन की वर्ब है हैज़ बीन हैंडेड ओवर, पैसिव वॉइस में हैंड ओवर करना, किसी चीज़ को आगे ट्रांसफर करना, थमा देना। चलो अब ऊपर जो सवाल पूछे थे आपसे, पहले उनके जवाब देंगे, फिर फटाफट से कॉन्सेप्ट आपको करवाते हैं। देखिए एंटर के बाद में इनटू नहीं लगता है अगर आप कहीं पे घुस रहे हैं फिजिकल फॉर्म में। कमरे में घुस गए तो यू एंटर द होम या हॉल या रूम, है ना। किसी बिल्डिंग में घुस गए तो यू एंटर द बिल्डिंग। लेकिन जब भी आप किसी के साथ में किसी कॉन्ट्रैक्ट में या निगोशिएशन में घुसते हैं, टेंडर में घुसते हैं, तब आप एंटर के बाद में इनटू लगाते हैं। टू कंपनीज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट या दे हैव एंटर्ड द नेगोशिएशंस, एंटर्ड इनटू द नेगोशिएशंस, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में एंटर करने के लिए इनटू आएगा, लेकिन फिजिकल फॉर्म में कहीं घुस जा रहे हो, बिल्डिंग में, घर में, दुकान में, मकान में, एंटर के बाद में कोई प्रेपोजिशन शुरू जो है ना लगाई जाए। दूसरा मैंने आपसे पूछा था कि यहाँ पे नॉट क्यों नहीं लगा, तो भैया अनटिल, अनलेस और लेस्ट 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें नॉट ऑलरेडी आ चुका है। अनटिल का मतलब है जब तक ऐसा ना हो, जब तक ऐसा ना हो, तो ना हो वाली बात इसमें ऑलरेडी अन की वजह से आ चुकी है। इनके बाद में कभी भी सेंटेंस में नॉट नहीं लगता, ठीक है। तो ग्रामर रूल्स है जो आपको बार बार करवाए जाते हैं, वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब ये जो ग्रामर रूल है ना, प्रीमाइसिस, इसको देख लेना। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका सिंगुलर रखोगे तो मीनिंग कुछ और निकलेगा, लेकिन प्लूरल बनाओगे ना तो मीनिंग प्लूरल नहीं होगा बल्कि बदल जाएगा। जैसे प्रीमाइस वर्ड का जो सिंगुलर वर्ड है प्रीमाइस, इसका मीनिंग है आधार यानी कि बेसिस, लेकिन प्रीमाइसिस वर्ड जो है ना इसका मतलब है चार दीवारी या बाउंड्री। आई बात समझ में। आयरन का मतलब है लोहा, एक मटेरियल है लोहा। आयरन्स का मतलब है जंजीरें या शैकल्स,
है ना, आपके ऊपर जो लगी हुई लगाम है उसको बोलते हैं आयरन्स। तो आयरन और आयरन्स दो अलग अलग वर्ड्स हैं, ऐसा मत समझना कि आयरन का प्लूरल आयरन्स बनाया हुआ है, ठीक है, मीनिंग ही चेंज हो गया, फिर सिंगुलर प्लूरल का चक्कर यहाँ पे नहीं है। वाटर मतलब पानी, वाटर्स का मतलब है आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री या किसी नदी तालाब या समंदर का पानी, है ना, वाटर्स ऑफ गंगा, वाटर्स ऑफ यमुना, वाटर्स ऑफ अरेबियन सी, है ना, वाटर्स। स्पेक्टेकल मतलब नज़ारा, स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा, स्पेक्टेकल्स मतलब ग्लासेस। ब्लाइंड का मतलब है जो देख ना सके, ब्लाइंड्स, ब्लाइंड्स एक नाउन है, इसका मतलब है पर्दे या पर्दा, ब्लाइंड्स पर्दा। वुड मतलब लकड़ी, वुड्स का मतलब है जंगल, जंगल या फिर खतरा, है ना। ही इज स्टिल, पेशेंट इज स्टिल इन द वुड्स, या पेशेंट इज नाउ आउट ऑफ द वुड्स। पेशेंट अब जंगल से या खतरे से बाहर है, जंगल ही खतरा है, तो मतलब दोनों ही मीनिंग निकलते हैं वुड्स के। तो ये आपको ना दिमाग में बिठाने पड़ेंगे, कोई ट्रिक नहीं है, आपके सामने मैंने लिस्ट बना दी है, बार बार इसको देखो, जितनी बार देखोगे चीज़ें समझ में आएंगी। अगर तरीके की बात कर रहे हो किसी काम को करने की तो मैनर वर्ड यूज़ करेंगे, अगर किसी आदमी की तमीज़ की बात कर रहे हो, बिहेवियर की बात कर रहे हो, तो मैनर्स वर्ड यूज़ करेंगे। प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक्स मतलब प्लास्टिक बनाने की कला या मैन्युफैक्चरिंग। चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन बना हुआ आज के क्विज में, इसी जो है फॉर्मूला पे स्क्रीनशॉट ले लो, प्यारा सा सुंदर सा इसका। बढ़े आगे, चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी द अंबु जोठी आश्रम केस शुड नेवर हैव हैपेंड गिवन द सेफ्टी मैकेनिज्म्स प्रोवाइडेड बाय द लॉ एंड रूल्स क्राफ्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट। कह रहे जो आश्रम का केस है ये कभी भी नहीं होना चाहिए था, शुड हैव V3 नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? कह रहा है जी कंसीडर करते हुए, गिवन देखते हुए जी, गिवन उन सेफ्टी मैकेनिज्म्स को, उन सुरक्षा के सिस्टम्स को जो प्रोवाइड किए गए हैं कानून के द्वारा, और जो रूल्स हैं जो क्राफ्ट किए गए हैं, बनाए गए हैं और इन्फोर्स किए गए हैं, लगाए गए हैं राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा। तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए था। सब कुछ सरकार ने कानून बनाए हैं, लगाए हैं, उसके बावजूद ही हो रहा है, इट्स नॉट गुड। केस की वर्ब है शुड हैव हैपेंड। शुड हैव V3 ऐसा होना चाहिए था, वुड हैव V3 ऐसा होता, कुड हैव V3 ऐसा हो सकता था। याद है ना कंडीशनल वाले चैप्टर में जो सीखा है आपने, बस वही स्ट्रक्चर है, बीच में नेवर लग गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए था। एनफोर्स करना मतलब इम्प्लीमेंट करना, इम्पोज करना, यहाँ पे एडजेक्टिव है एनफोर्स, रूल्स के लिए आया है, और क्राफ्टेड भी यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब है किसी चीज़ को डिज़ाइन करना या बनाना। गिवन और गिवन दैट के बीच का फर्क आप जानते हैं। गिवन एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है देखते हुए। गिवन दैट एक कंजंक्शन है, इसका मतलब भी है देखते हुए। फर्क क्या है भाई? कंजंक्शन है गिवन दैट तो अपने बाद में सब्जेक्ट और वर्ब को लेगी, क्लोज को लेगी, और सिर्फ प्रेपोजिशन है गिवन तो इसलिए अपने बाद में एक नाउन को लेगी अपना ऑब्जेक्ट बना के। दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। अगर आपको इसके बाद में एक मतलब एक क्लोज मिल जाए, एक सब्जेक्ट मिल जाए, उसकी वर्ब मिल जाए, तो फिर गिवन दैट का इस्तेमाल करो, और अगर खाली नाउन मिले, कुछ और ना मिले, तो फिर गिवन का इस्तेमाल करो, मीनिंग सेम है। तो गिवन या गिवन दैट द एविडेंस वॉज इनकंक्लूसिव, द जज एक्सोनरेटेड द अक्यूज्ड। देखते हुए इस चीज़ को कि जो एविडेंस थी वो इनकंक्लूसिव थी, वो कोई भी कंक्लूजन पे नहीं ला पा रही थी, जो भी सबूत थे वो बिना किसी, समझ गए ना, पक्के सबूत नहीं थे। तो जज साहब ने एक्सोनरेट कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया अक्यूज्ड को, यानी कि अभियुक्त को। तो ऐसे आप इसको बनाते हैं। यहाँ पे मैं गिवन दैट का इस्तेमाल करूंगा इस केस में, क्योंकि एविडेंस और उसकी वर्ब दी हुई है मुझे वॉज, है ना, एविडेंस सब्जेक्ट है और उसकी वर्ब है वॉज। तो इस केस में मेरे पास क्लोज है, तो मुझे गिवन की जगह गिवन दैट लगाना होगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं जी ऑल केयर होम्स शुड बी रजिस्टर्ड एंड पीरियोडिक असेसमेंट्स कैरिड आउट टू अलाउ देम टू कंटिन्यू टू ऑपरेट। कह रहा है जी सारे के सारे जो केयर होम्स हैं इनको रजिस्टर किया जाना चाहिए, और पीरियोडिक जो इनकी असेसमेंट है, पीरियोडिक मतलब हर कुछ पीरियड के बाद, 2 महीने से, 3 महीने से, 6 महीने से, असेसमेंट मतलब है इनका जायजा। तो पीरियोडिक असेसमेंट इनकी कैरी आउट की जानी चाहिए, अंजाम दी जानी चाहिए, इनको अलाउ करने के लिए कि वो कंटिन्यू करें ऑपरेट करना। तो ये होना चाहिए। केयर होम्स की वर्ब है शुड बी रजिस्टर्ड पैसिव वॉइस में, असेसमेंट्स की वर्ब है शुड बी कैरिंग आउट, शुड बी यहाँ लगा हुआ है तो दूसरी बार लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप अंडरस्टूड है। कह रहे जी हाउ डिड दिस इंस्टीट्यूशन स्लिप थ्रू द क्रैक्स। कह रहे जी कैसे ये इंस्टीट्यूशन स्लिप थ्रू द क्रैक कर गया, सरकार की आंख के नीचे से निकल गया। स्लिप थ्रू मतलब फिसल करके निकल जाना, क्रैक का मतलब होता है दरार, तो दरार में से निकल गया। सरकार की सुपरविजन की जो पूरी परत थी उसके अंदर भी एक दरार बना के उसमें से स्लिप थ्रू कर गया, कभी इस पकड़ में नहीं आया। सवाल पूछा गया है हाउ से शुरू हुआ है सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है,
देख रहे हो ना, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, बस यही निशानी है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। कह रहे जी लॉज इन द सोशल सेक्टर दैट सर्व पर्सन्स इन डिसएडवांटेजियस सर्कमस्टेंसेस मस्ट लीव नो लूप होल, नो क्रैक्स दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड। कह रहे जी जो लॉज हैं वो जो है सोशल सेक्टर में, कह रहे जी इनको सर्व करना चाहिए, ऐसे जो सर्व करते हैं लोगों को, पर्सन्स को डिसएडवांटेजियस सर्कमस्टेंसेज में, ऐसे लोगों को जो फायदा पहुंचाते हैं पर्सन्स को जिनके सर्कमस्टेंसेज हालात बड़े खराब हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। कह रहा है ऐसे लॉ जो है ना, ऐसे इस तरह के लोगों को सर्व करने वाले, ऐसे लॉज को लीव करना चाहिए, कोई भी लूप होल को नहीं। दे मस्ट लीव नो लूप होल। लूप होल मतलब समझ गए, डिफॉल्ट, डिफेक्ट, है ना, कोई भी गुंजाइश जिससे आप उसका मिसयूज कर सके। और ना ही इनको कोई क्रैक छोड़नी चाहिए, दरार छोड़नी चाहिए जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सके, जिस दरार का कोई आदमी, बदमाश आदमी फायदा उठा सके। ये लॉ पूरी तरह से फूल प्रूफ होने चाहिए, कहने का मतलब ये। लॉज की वर्ब है मस्ट लीव, दैट की वर्ब है सर्व, दैट आया लॉज के लिए, लॉज प्लूरल है इसलिए दैट की वर्ब भी प्लूरल है। लूप होल मतलब गलती की गुंजाइश, दैट की वर्ब है कैन एक्सप्लॉइटेड, कैन बी एक्सप्लॉइटेड, पैसिव में दैट आया है क्रैक्स के लिए। सर्कमस्टेंसेज मतलब हालात या सिचुएशन या कंडीशन। डिसएडवांटेजेस मतलब जिसमें कोई एडवांटेज ना हो, जो आपके लिए बहुत खराब हो। आगे कह रहा है जी दिस केस सडनली स्पीक्स टू क्रॉनिक निग्लेक्ट इन द सेक्टर डिस्पाइट पीरियोडिक एक्सॉर्टेशंस एंड इवन रेड्स ऑन केयर होम्स टू चेक देयर क्रेडेंशियल्स। कह रहा है ये जो केस है ना, ये वाला जरूर ही ये स्पीक टू करता है। स्पीक टू करना मतलब डिमॉन्स्ट्रेट करना, किसी चीज से बात करना और उसको सबके सामने दिखाना। तो ये केस जो है ना, सामने से बोलता है, स्पीक टू करता है, दिखाता है लगातार बनी हुई निगलेक्ट को, बेपरवाही को, इस पूरे सेक्टर में। और कैसे है बेपरवाही? कह रहा है जी बेपरवाही है, निगलेक्ट है, बावजूद, डिस्पाइट बार बार होने वाली एग्जॉर्टेशंस के। एग्जॉर्टेशंस का मतलब होता है वार्निंग्स। जब आप कहीं जाके इंस्पेक्शन करके आए हो, फिर आपने वार्निंग दी है, तो एग्जॉर्टेशन है वो। बावजूद बार बार मिलने वाली वार्निंग्स के, और यहाँ तक कि रेड्स के, जो केयर होम्स पे होती है, ताकि उनके क्रेडेंशियल्स को, उनके प्रमाणिकता को चेक किया जा सके। तो बहुत चीज़ें हो रही हैं, बार बार इनको चेक किया जाता है, जा करके इन पर रेड लगाई जाती है, अरेस्ट किया जाता है जो गलत काम कर रहे हैं। उसके बावजूद कुछ लोग डर नहीं रहे हैं, इस सेक्टर के अंदर आज भी गलत काम कर रहे हैं। तो ये स्पीक्स टू द क्रॉनिक निगलेक्ट की बात करता है इस सेक्टर में। केस की वर्ब है स्पीक्स टू। क्रॉनिक मतलब जो लंबे समय से चल रही हो, कंटिन्यूसली परसिस्टेंट हो। निगलेक्ट बेपरवाही है। एग्जॉर्टेशंस मतलब रिकमेंडेशन या वार्निंग। क्रेडेंशियल्स मतलब आपकी प्रमाणिकता, आपकी टेस्टिमोनियल। कह रहे जी एक्सप्लॉयटेशन इन द सोशल सेक्टर इज पर्टिकुलरली इंटॉलरेबल, सेमीकोलम, इट इज टेंटामाउंट टू अलाउइंग द फेंस टू ईट द क्रॉप। कह रहे जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो शोषण है इस सोशल सेक्टर में, जहां गरीब लोगों की मदद की जानी चाहिए, कह रहे इसी सेक्टर में अगर एक्सप्लॉयटेशन होगा ना, वो खास करके इंटॉलरेबल है, उसको तो टॉलरेट किया ही नहीं जा सकता। टॉलरेट करना मतलब किसी चीज को सहना, तो ये तो बिल्कुल भी सहने लायक नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये सेमीकोलन लगा के बता रहा है, नया सेंटेंस बना के। कह रहे जी ये इसलिए क्योंकि ये बराबर है, टेंटमाउंट टू है, इक्वल टू है, अलाउ करने के कि रक्षक ही भक्षक बन जाए, फेंस ही ईट जो कर दे क्रॉप को। क्रॉप मतलब फसल, फेंस का मतलब है कंटीली तार। फसल के चारों तरफ फेंस लगाई जाती है कि उससे बचाया जा सके फसल को। फेंस के जरिए जो है जानवर वानवर जो है फसल के अंदर ना घुसे, लेकिन फेंस ही कुछ ऐसी हो जिससे फसल ही कट जाए, है ना, मतलब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जो गार्ड करने वाला हो वही गोली मार दे, इसको बोलते हैं फेंस ईट द क्रॉप। तो इस सेक्टर में बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए। एक्सप्लॉयटेशन की वर्ब है इज, इट की वर्ब है इज, इंटॉलरेबल मतलब अनबियरेबल, अनएंड्यूरेबल, जिसको आप सह ना सकें। टेंटामाउंट टू, इक्वल टू, इक्विवेलेंट टू, याद है ना, किसी चीज का दूसरी चीज के बराबर होना। और टू के बाद मैंने आपको बताया था या तो नाउन आएगा या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो देखो यहाँ पे अलाउइंग नाम की वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखी हुई है, यही बताया आपको मैंने। टेंटामाउंट टू में क्या आएगा? टू के बाद में, टू के बाद में या तो नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म कर लेना, यहां लगी हुई है। चलो, कह रहे नॉट ओनली शुड अथॉरिटीज डॉक्यूमेंट every last flagrant violation at the ashram but also make an example of it। अब देखो बीच में लग रहा है डैश से डैश, to serve as a crushing deterrent to anyone who might toy with the idea of abusing those who seek sanctuary।
बहुत अच्छा सेंटेंस है। ना केवल हमारी अथॉरिटीज़ को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, नॉट ओनली शुड अथॉरिटीज़ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट करना मतलब प्रॉपर कागजी कार्रवाई करना। और किसकी? हर उस आखिरी फ्लैग्रेंट वॉयलेशन की, हर उस आखिरी जग जाहिर उल्लंघन की जो आश्रम पे हो रहा था। जो छोटी से छोटा उल्लंघन हो रहा है ना, उसको भी इसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए हमारी अथॉरिटीज़ को। कह रहा ना केवल ये काम हो, बल्कि एक एग्जाम्पल भी बनाना चाहिए, एक उदाहरण भी बनाना चाहिए इस पूरे केस में से। ऐसी सजा दो इन लोगों को कि अगली बार किसी केयर होम में गलत काम करने वाले की रूह कांप जाए। तो ऐसा एक एग्जाम्पल बना दो इस जो है आश्रम का। और क्यों? ये इसीलिए बनाना है कि ये सर्व करे एक क्रश करने वाले डिटरेंट के तौर पे। ये सर्व करे एक ऐसी रुकावट के तौर पे, डिटरेंट के तौर पे जो क्रश करने वाली हो। और किसके लिए? हर उस आदमी के लिए, एनीवन के लिए जो टॉय वुड कर सकता है, जो खेल सकता है इस विचार के साथ में, इस आइडिया के साथ में, जो है अब्यूज़ करने का, बुरा फ़ायदा उठाने का उन लोगों का दोस्त जो सीख करते हैं, जो मांगते हैं पनाह कहीं पे या सेंचुरी। तो कोई भी आदमी जो ऐसे गरीब औरतें बच्चों की पनाह जो मांग रहे होते हैं, उनसे फ़ायदा उठाने का जो काम दिमाग में रख के भी बैठा हो ना, उसके लिए एक क्रशिंग डेटरेंट हो, उसकी रूह कांप जाए, वो सोचने से भी डरे कि मैं कहीं ऐसा कर दूं और फिर मैं पकड़ा जाऊं, है ना, तो पुलिस मेरा क्या करेगी। तो पुलिस को कुछ ऐसा करके दिखाना चाहिए इस केस के अंदर। अथॉरिटीज़ की वर्ब है शुड डॉक्यूमेंट। दूसरी वर्ब है मेक। दो वर्ब क्यों लगी हैं? नॉट ओनली बट ऑल्सो सेंटेंस में आया हुआ है, तो दोनों वर्ब्स को कंजंक्शन से एडजॉइन किया हुआ है। नॉट ओनली नेगेटिव एडवर्ब है, शुरू में आती है तो सेंटेंस में इन्वर्जन करती है। नेगेटिव एडवर्ब पार्ट नंबर 20 में आपको करवा दी गई है ग्रामर सीरीज के। हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, है ना, नो सूनर, नॉट ओनली, नो वेयर, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस। चलाओ बेसिक्स देखो। तो जब भी शुरू में आते हैं तो सेंटेंस में इन्वर्जन कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। सिंपल सा रूल है। हु की वर्ब है माइट टॉय विद। टॉय विद करना मतलब खेलना, टेम्पर विद करना, प्ले विद करना, फिडल विद करना, किसी चीज़ से, समझ गए ना, मजे लेना। हु की वर्ब है सीक। हु आया उन लोगों के लिए। सीक का मतलब है जो मांगते हैं, मांगना। सेंचुरी का मतलब है पनाह, रिफ्यूज या शेल्टर। चलिए रैपअप करेंगे सेशन को। बहुत ही हार्ड ब्रेकिंग जो है इवेंट था। आप सोच के देखो ना, हमारा ही कोई घर वाला किसी मजबूरी से कोई ऐसे घर में रह रहा हो, ऐसे होम में, केयर होम में, और उसके साथ ही ऐसा हो रहा हो, तो इस तरीके से देखोगे तो ये बहुत सामाजिक समस्या है इन केयर होम्स का गलत काम करना। जल्दी से अपने क्वेश्चंस को देखो। फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, आपसे पूछ रहा है जी, इनमें से कौन सा टाइप का पर्सन माना जाएगा कि वो समाज के हाशिए पे है, जैसा कि रेफरेंस किया गया इस पैसेज में उसके हिसाब से। तो थोड़ा सा ये इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है। दिमाग लगा के बताओ, इनमें से चारों में से कौन से लोग जो हैं आपको लगते हैं कि वो समाज के हाशिए पे हैं? 8 मजदूर, दिहाड़ी मजदूर जो एक कमरे में रहते हैं वो, या एक म्यूजिशियन है जो अपाहिज है, हैंडीकैप्ड है, या एक पेंशनर है जिसको पेंशन मिलती है ब्राइब दे करके, है ना, या फिर एक बूढ़ी औरत है जिसका घर नहीं है और कोई इनकम नहीं है। तो चारों में से हाशिए पे कौन लगता है आपको? अच्छे लेवल का इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा आपको इस पर दिमाग लगाना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ लेक्चर के नीचे, वहां से आंसर्स को निकाल लेना। सेकंड में आपसे पूछा है, इनमें से कौन सा मेजर सजेस्टेड नहीं है, कौन सा कदम सरकार को सजेस्ट नहीं किया गया ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए? नहीं किया गया। करप्शन को हटा दो, लूप होल्स और क्रैक्स को कंडोन कर दो, पीरियोडिक असेसमेंट या सुपरविजन करवाओ, या अच्छे से अच्छी जो है पनिशमेंट दो वॉयलेशंस के केस में। तो आपको क्या लगता है चारों में से कौन सी चीज़ ना करें तो ये रुक जाएंगे? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा वोकैब का खेल है, ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा। थर्ड में सिनोनिम पूछा है फ्लैग्रेंट का। चारों ही वर्ड्स के मीनिंग आपको आने चाहिए, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन चारों के मीनिंग निकालो और फिर जो आंसर बने उसको बताओ। चौथे पांचवें में 2 एरर्स मिलेंगी। एरर्स कहाँ मिल सकती हैं मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। एक तो यहाँ मिल सकती है इस वर्ड के वजह से इसके आसपास, और दूसरी आपको एरर मिल सकती है यहाँ पे इस फ्रेज के आसपास। ठीक है, चेक कर लेना, कमेंट्स में आंसर डाल रहा हूँ, फिर देख लेना, वहाँ से मैच हो जाएंगे। 6वें में इसको इंप्रूव करना है, इस ब्रैकेटेड जो ये जो अंडरलाइन पार्ट है ना, इसमें इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। अगर लाई जा सकती है तो लाओ, नहीं तो नो इंप्रूवमेंट आंसर हो जाएगा। 7वें में आपसे इडियम पूछिए फेंस ईटिंग द क्रॉप, इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, फेंस ईटिंग द क्रॉप का मीनिंग क्या होता है। चलिए रैपअप करेंगे, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। काफ़ी एफर्ट लगता है इन क्लासेस को बनाने में, कोशिश कर रहे हैं फटाफट से चैनल को ग्रो करें। अपने को अब जल्दी से 3 लाख की फैमिली बनना है। जरूर से एक लाइक और एक शेयर देना ताकि बच्चे दूसरे बच्चों तक ये क्लासेस पहुंच सकें। जब जो कंटेंट यूट्यूब पे है ही नहीं वो सब जगह पहुंचेगा तो अपने आप उसको रीच मिलेगी। कोर्सेज अवेलेबल है ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है।
ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।